Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let us talk about what is the role of Indian Constitution in formulation and shaping of educational policies in India. See, it provides a legal framework and the guidelines that govern the education system. ये ऐसी legal framework या guidelines provide करता है in order to ensure access, equity and the quality education for all. हर किसी को education का access हो, equity हो education access में and quality of education better हो. तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है? You will be able to talk about some of the constitutional provisions related to education. सबसे पहले start करेंगे fundamental rights to education. So the Indian Constitution, it guarantees the right to education as a fundamental right. Article कौन सा है? 21A. You have to mention it in the paper, and this talks about ensuring free and compulsory education for the children aged 6 to 14 years and forms the basis for inclusive and equitable educational policies. तो article 21A के बारे में आप बात करके आएंगे, and next is directive principle of state policy. The directive principle of state policy in Indian Constitution provides guidelines for the formulation of education policies. और इसके अंतर्गत you will be talking about Article 41, 45, 46, specifically highlight the importance of education for all and the provision of free and compulsory education or educational opportunities को promote करेंगे for the marginalized communities. So next is concurrent list, like education is a subject under concurrent list of Indian Constitution, जो ये कहता है कि both the center and the state government, they have the authority to legislate on education matter. ये हमने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेंटर एंड स्टेट जो है वो कोलैबोरेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हैं एट वेरियस लेवल्स, राइट. तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं. अब जो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं आप उनको भी डिटेल में लिख सकते हैं. इफ इट कम्स अंडर long answer type question, 10 marks का question आएगा तो you have to give all the details. So here are the articles. Article 21 है, आपको मालूम है, right to education एक्ट के बारे में है. 6 to 14 years तक एज की जो स्टूडेंट्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारा अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 है. ये डिक्लेयर करता है, इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 21 में कि राइट टू एजुकेशन है सबको. तो यहाँ पर आपको 6 to 14 years ऑफ एज आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है, तो आप ऑब्वियसली यही लिख कर आएंगे, बिकॉज इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि ऑब्वियसली इसमें अमेंडमेंट आगे आएगा, राइट, बेस्ड ऑन कि अभी हमारे पास जो स्कूलिंग है प्री प्राइमरी प्री स्कूलिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेन ग्रुप, बट आपको यही लिख कर आना है एज इट इज मेंशन इन द आर्टिकल. नाउ आर्टिकल 45 इट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, राइट. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टेट दैट the state shall endeavor to provide early childhood care and education until they complete the age of 6 years. मतलब ये कि 21A बात कर रहा है कि 6 से 14 years of जो चिल्ड्रन हैं they will be getting the free and compulsory education, ये उनका राइट है. और उससे पहले ये बात की जाती है, आर्टिकल 45 ये कहता है कि जब तक बच्चा 6 ईयर का नहीं हो जाता तो उसकी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट, राइट. जो हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की, जो पहले बाल वाटिका वगैरह, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ मेन स्कूलिंग. आर्टिकल 46 पे आ जाते हैं. प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST, अदर वीकर सेक्शंस, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो अदर सोशियो और मे बी एजुकेशनल डिसएडवांटेज ग्रुप है, वो टारगेट ग्रुप है, उनके लिए एजुकेशन की जो फैसिलिटीज हैं उसको प्रमोट किया जाए. एंड इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज. इन कम्युनिटीज को जो लोग बिलोंग करते हैं उनको स्पेशल प्रोविजन दी जाए. इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन आर्टिकल 46. नाउ आर्टिकल 29(1) की जब बात करते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात आती है. Like it ensures the protection of educational rights of religious and linguistic minorities, जो हमारे minority group हैं based on religion and language. So it states that
Any section of the citizen having the distinct language, script or culture has a right to conserve and promote the same. अपनी भाषा को कंजर्व करने का, अपने कल्चर को कंजर्व और प्रमोट करने का हक है। तो ये हमारे पास आता है आर्टिकल 29 फर्स्ट में। आर्टिकल 30 की जब बात करें, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। ये क्या ग्रांट करता है परमिशन की जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उनको ऑटोनॉमी दिया जाता है कि अपने कल्चर को, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो प्रमोट कर सकते हैं, ये उनको राइट मिलता है। आर्टिकल 350A ये बात करता है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। ये नहीं कि आप सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएंगे या एक पर्टिकुलर एक भाषा है उसी के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये आर्टिकल एम्फेसाइज करता है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। वो अपनी भाषा में बच्चे सीख सकते हैं। यू नो वेरी वेल। अभी अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनईपी 2020 इट टॉक्स अबाउट कि आप 8th तक पॉसिबल है तो बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाइए ताकि बच्चा इजीली उस अपने कॉन्सेप्ट को सीख सके, कंफर्टेबल हो सके, बिकॉज फोकस इज ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल 350A हो गया है। नाउ 350B इट टॉक्स अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इट प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards for linguistic minorities, right। ये किसकी बात कर रहा है कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो अपॉइंट किया जाएगा, जो इस चीज को इंश्योर करेगा कि they have got freedom to teach the students in their own language. Now, Article 243K it talks about the reservation of seats in local government institutions for SC, ST, and women, right? And Article 37I it talks 371J it talks about special provision for the state of Karnataka, like it grants special provisions for related to the establishment of separate development board for Hyderabad Karnataka region। तो ये आपके पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आप इसमें से what I want to talk about is आप इसमें से ये राइट टू एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सब आप इन आर्टिकल्स को जरूर लिख कर आइए। 21A, 45, 46 एंड उसके बाद आपके पास है 29, 30, 350A एंड आपके पास 343। इन सब आर्टिकल्स को आप जरूर लिख कर आइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स ये जो हैं हमने अभी पढ़े हैं इसके बारे में कि ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनको फायदा मिले, रिजर्वेशन हो ताकि हर एक को मौका मिले आगे बढ़ने का, जो पहले पिछड़े रहे हैं जिनको इतना मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का उनको मौका मिले, दैट्स व्हाई देयर इज रिजर्वेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मेशन, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में सबको पता है, जिसके बारे में पहले जिसका था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अभी चेंज होकर MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ये क्या करता है कि डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज को नेशनल लेवल पर फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका जो फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास लेवल हायरार्की में आता है स्टेट लेवल, कि जब वो इंस्ट्रक्शंस, जब पॉलिसीज जब वो बन गई हैं उनको जब इम्प्लीमेंट कराना है स्टेट या रीजनल लेवल पर, तो स्टेट के पास इतनी ऑटोनॉमी है कि अपने स्पेसिफिक रीजनल की नीड्स को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को देखते हुए वो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सच काइंड ऑफ फ्यू चेंजेस कैन बी डन, बट चेंजेस भी इस तरीके से होंगे कि जो मेन गोल है उससे वो डेविएट नहीं होंगे। नाउ फंडामेंटल राइट एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर क्या करता है? राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी जाति, धर्म, कौम, मजहब, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ में भी इन सब बेसिस पर, इन सब ग्राउंड्स पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑफ इक्वालिटी है, सबको आगे बढ़ने का हक है, सब पढ़ें सब बढ़ें,
सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिलेगा, ताकि ब्रिजिंग द गैप्स एंड एड्रेसिंग द डिस्पैरिटीज, अगर कोई रीजनल डिस्पैरिटीज हैं तो उनको एड्रेस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेस सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। एजुकेशन पॉलिसीज एम टू प्रमोट इक्विटी, इक्विटी को प्रमोट करेंगे, सोशल बैरियर्स को एलिमिनेट करेंगे, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू द मार्जिनलाइज्ड एंड द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जिनको मौका नहीं मिलता है आगे पढ़ने का बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, उनको प्रमोट किया जाए, उनको भी मौका मिले आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का। नौ, जहां पर हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की, आप सबने सुना ही होगा, नाउ डेज ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट, एनईपी टॉक्स अबाउट teaching in the mother tongue, especially mandatory till class 5, and if it is possible can go beyond till 8th standard also. And the language rights, it talks about importance of language diversity and provides language rights to the individuals and the communities, right? तो हमें इसको किसमें प्रमोट कर रहे हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म को। You can see I have mentioned in the bracket here, I have already mentioned भाषा संगम, ESSB, embracing multilingualism in the classroom. भाषा संगम CBSE के द्वारा अभी ये स्टार्ट किया गया है। We have been doing number of activities in our schools. एक भारत श्रेष्ठ भारत है। Embracing multilingualism classroom, number of training session have been conducted even last year also. And International Mother Language Day, मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। उसको किस लिए? कि लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारा अपनाया जाता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि बच्चे स्कूल में क्या पढ़ेंगे? दिल बी गोइंग अहेड विद द रीजनल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मैं पंजाब से पढ़ी हूँ, तो मैंने पंजाबी जो है वो लैंग्वेज पढ़ा है इवन टिल ग्रेजुएशन लेवल। तो स्कूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स की। तो रीजनल लैंग्वेज जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या पढ़ाया जाता है कि जो उस राज्य की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो यहाँ पर ज्यादा बोली जाती है, तो वो वहां पर पढ़ाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने वहां पंजाबी पढ़ी है तो उसके बाद में द चाइल्ड विल बी गोइंग अहेड विद, अगर उस स्टेट में कोई और लैंग्वेज भी है, सपोज कहीं पर किसी एक रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है जो बच्चे की मदर लैंग्वेज है, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो बच्चे को फिर हिंदी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही मैंने पंजाबी लैंग्वेज और उसके साथ में सेकेंड लैंग्वेज आई हैव स्टडीड हिंदी लैंग्वेज, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास थर्ड एक और जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आती है, लाइक अगर तो वो बच्चे ने एक रीजनल लैंग्वेज सीख लिया, एक हिंदी लैंग्वेज सीख लिया, नेक्स्ट वी गो हेड विद द इंटरनेशनल वन, द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अगर पहली 2 भाषाओं में भी बच्चे की हिंदी नहीं आती तो यहाँ बच्चा हिंदी लैंग्वेज स्टडी करेगा। एंड इसमें हमारे पास ये है कि 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनल वेरिएशन बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट स्टेट्स। अब हर स्टेट के लिए रीजनल लैंग्वेज ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। मैं पंजाब में पढ़ी हूँ तो आई हैव स्टडीड दिस पंजाबी लैंग्वेज। हरियाणा में यहाँ पर मैं आई हूँ, माई चिल्ड्रन दे आर स्टडिंग ओवर हियर, तो दे आर नॉट स्टडिंग पंजाबी लैंग्वेज, वो हिंदी भाषा पढ़ते हैं और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, राइट। एंड देन दे गो हैड विद द फॉरेन लैंग्वेज और द संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। दिस इज हाउ द लैंग्वेजेस आर बीइंग स्टडीड बाय चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है कि स्टेट्स को क्या है, फ्री, दे आर ऑटोनॉमस टू डिसाइड कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है एज पर द रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके बेसिस पर। तो इम्पोर्टेंस क्या है? यू नो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सो हमें क्या प्रमोट करना है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, नेशनल इंटीग्रेशन। इसलिए यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। जितना लैंग्वेजेस ज्यादा बच्चा सीखता है उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होता है, कम्युनिकेशन एनहांस्ड होता है, और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो भाषा संगम भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है कि लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। जो समय के साथ हमारी भाषाएं लुप्त होती चली जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, उनको रिवाइव करने के लिए, ताकि वो एंडेंजर्ड ना हो जाएं, राइट। तो इसलिए उनके लिए क्या किया जा रहा है? उनको प्रमोट किया जा रहा है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, राइट। एंड नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। ऑब्वियसली अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ऐसे देश में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हर एक मील पर भाषा बदल जाती है, वहां पर कितनी चैलेंजेस आएंगे ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप उसके बारे में बात करिए। हर स्टेट के अपने कंसर्न है कि सेंटर के द्वारा जो हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज आती हैं, वी आर फाइंडिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दैट। इसके बारे में
बात करेंगे, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट that we have been discussing the three language formula, Indian constitution किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए. तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दिस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स.